नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बंगाल में द्वैत शासन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन देखा था हमने, साथ ही साथ हमने प्लासी और बक्सर के युद्ध को भी देखा था। तो अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपसे अनुरोध है कि आप पहले उस वीडियो को पूरी देखिएगा। उसके बाद जो आज की वीडियो है ये समझने में आपको ज़्यादा मतलब कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जो टॉपिक लेके मैं अभी आ रहा हूँ इस टॉपिक के द्वारा आपको अंग्रेजों को समझने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आगे के जो टॉपिक होंगे वो इजीली आपको समझ में आते रहेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जैसा कि पता ही चल रहा है, शब्दों से ही पता लग जाता है कि द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। हमने एक चीज देखी थी कि प्लासी का युद्ध हारे थे, उसके बाद बक्सर का युद्ध हारे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी के ने यहाँ पर राजकाज करना शुरू कर दिया था इनडायरेक्ट वे में। ठीक है ना। तो उन्होंने यहाँ पर जो शासन प्रारंभ किया, दोहरा शासन, यानी कि एक तरफ नवाब, जो बंगाल का नवाब होगा वो भी क्या करेगा, शासन करता रहेगा, और दूसरी तरफ कंपनी भी शासन करती रहेगी। तो यही द्वैत शासन था। तो इस द्वैत शासन को समझने के लिए सर्वप्रथम दोस्तों पहले इसकी पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम इसे और इजी तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ये मैंने प्रायद्वीपीय भारत भारत का मैप बना दिया है। हमें पता है यहाँ पर क्या है, बंगाल है दोस्तों। अब हमने यहाँ पर देखा था, पिछली वीडियो में हमने एक चीज देखी थी, यहाँ पर हमने देखा था पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। दोस्तों आपको पता है, अगर नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो को क्लियर देख लीजिएगा और यहाँ पर देख लीजिएगा कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 ईस्वी में। और दोस्तों जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो कि आपका 1764 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तो हमने देखा कि जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया था तो कंपनी के हाथों में सत्ता चली गई। बंगाल पूर्ण रूप से प्लासी के युद्ध के बाद ही बंगाल पर अधिकार हो गया था, और बक्सर के युद्ध के बाद तो दिल्ली तक भी क्या हो गया था, यानी कि ये कह सकते हैं कि मुगल जो शासक था उस पर भी क्या आ गया था, पूर्ण रूप से प्रभुत्व स्थापित कर लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है। तो जब 1764 ईस्वी का युद्ध हम हार जाते हैं तो उसी समय 1765 ईस्वी में हमें एक चीज जाननी होगी, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव भारत आता है अपना दूसरे शासनकाल के लिए बंगाल का गवर्नर बनकर 1665 ईस्वी में दोस्तों, सॉरी 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। तो जब क्लाइव यहाँ पर आता है तो वो सबसे पहले क्या करता है कि बंगाल में शासन करने के लिए वो सबसे पहले क्या करता है, वो एक संधि करता है जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। ये दो प्रकार की संधियां होती हैं। इसमें क्या होता है कि इलाहाबाद की संधि के बाद 1765 अगस्त 1765 में, पहले 12 अगस्त को होती है पहली संधि और दूसरी होती है 16 अगस्त को। ठीक है। तो जब इलाहाबाद की जो संधि होती है तो कंपनी को जो मुगल शासक होता है शाह आलम, उसके साथ पहली संधि होती है इलाहाबाद की, और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा,
उड़ीसा की दीवानी सौंप दी जाती है। अब आप कहेंगे कि ये दीवानी शब्द क्या है, ठीक है ना। तो आपको यही चीज समझाना मैं यहाँ पर चाहूंगा। इस चीज को अगर आप समझ गए तो दीवानी सौंप दी जाती है किसको, कंपनी को, संधि की शर्तों के मुताबिक, ठीक है। तो जब ये दीवानी सौंप दी जाती है तो यहां से बंगाल में क्या हो जाता है, दोहरे प्रकार का शासन हो जाता है। तो इसी को हम अब देखेंगे द्वैध शासन को। अब द्वैध शासन यानी कि दोहरे प्रकार का जो शासन हो गया, तो एक शासन तो किसका चल रहा है, कंपनी का चल रहा है। दूसरा जो शासन चल रहा है वो चलेगा नवाब का। वो किसका चलेगा, नवाब का चलेगा, ठीक है। जो बंगाल का नवाब उस समय निज़्मुद्दौला को नवाब बनाया जाता है, मीर जाफर की जब मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मीर कासिम तो आपका कहाँ चला जाता है, अज्ञातवास में उसकी मृत्यु हो जाती है, उस पर वीडियो बना हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि द्वैध शासन के तहत अब जो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, तो कंपनी को दीवानी सौंप दी जाती है, कहाँ की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। तो कंपनी को क्या मिली, दीवानी। अब ये दीवानी क्या है, दीवानी एक विभाग था जिसके अंतर्गत क्या किया जाता था, भू राजस्व, भू राजस्व की उगाही की जाती थी। भू राजस्व और कर, जो भी टैक्सेस होते थे, यानी कि जितने भी भू राजस्व से रिलेटेड जो भी कर थे और जो टैक्सेस लिए जाते थे, वो सारा का सारा उसको कौन लेगा, उसको लेगी कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर एक शासन तो इनका हो गया, क्योंकि टैक्स वगैरह वगैरह जितने भी हैं वो सारा कंपनी के पास जा रहा है। दूसरी चीज, नवाब के पास आया निजामत। ये निजामत शब्द मुगल कालीन समय से ही चला आ रहा था, निजामत। दोस्तों ये जो निजामत है, इसके ये भी एक विभाग था और इसके अंतर्गत आता था आपका पुलिस, प्रतिरक्षा, निर्माण कार्य, ठीक है। तो इनका जो कार्य जो देखा जाता था, वो ये कार्य जो देखे जाते थे वो निजामत विभाग के अंतर्गत देखे जाते थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर दीवानी अपने पास ले लिया, यानी कि पैसा अपने पास ले लिया, और इसके बदले जो भू राजस्व, क्योंकि इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्राप्त हो जाएगी और कंपनी इसके लिए नवाब को 53 लाख रुपया सालाना देगा, 53 लाख, ठीक है दोस्तों। तो 53 लाख रुपए देने थे नवाब को, ठीक है। तो यहाँ पर नवाब को जब 53 लाख रुपए मिलते हैं तो उसमें पुलिस का खर्चा भी देखना है, प्रतिरक्षा भी देखना है, निर्माण कार्य भी देखना है, ठीक है, जिससे कि वो कोई भी कार्य नहीं कर पाया 53 लाख रुपए में सालाना, ठीक है। इधर कंपनी ने भू राजस्व के लिए एकदम से कंपनी अपने आप आगे नहीं आई। कंपनी ने भू राजस्व के लिए दो लोगों को का चयन किया। एक था आपका मोहम्मद रजा खान, और दूसरा था राजा सिताब राय। राजा सिताब राय, पूछा जाता है कि कंपनी ने किसे दीवान बनाया था, सिताब राय को, ठीक है। तो जो मोहम्मद रजा खान थे वो बंगाल में क्या करते थे, बंगाल के दीवान बनाए गए और सिताब राय को बिहार का क्या बनाया गया, दीवान बनाया गया। तो ये क्या करते थे, ये भू राजस्व क्या करते थे, प्राप्त करते थे बंगाल की जनता से, ठीक है। और इसमें जो भी राजस्व प्राप्त होता था उसमें से 53 लाख रुपए दिए जाते थे किसको, निजामत के कार्यों के लिए नवाब को, और 26 लाख रुपए की पेंशन दी जाती थी किसको, ये दी जाती थी 26 लाख रुपए की मुगल बादशाह शाह आलम जो कि दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है। तो बादशाह को दिया जाता था दोस्तों, ठीक है। तो जिस कारण क्या हुआ, जब दीवानी का कार्य सौंपा गया इनको, तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि अब भू राजस्व करने ये रुक जाएंगे नहीं, तो जमींदारों को क्या लगती थी, बोली लगती थी कि जो भू राजस्व का संग्रहण करेंगे, तो भू राजस्व का जो संग्रहण करेंगे तो
वो भी उनको रखा जाता था जो सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाता था। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 लोग थे और एक ने बोला कि मैं 100 रुपये भू राजस्व का संग्रहण करके दूंगा, दूसरे ने बोला मैं 200, तीसरे ने बोला मैं 300, चौथे ने बोला अगर मैं 400 का दूंगा। तो ये मान के चलिए कि जो चौथे वाले को था उसको क्या दे दिया गया, मतलब राजस्व संग्रहण के लिए क्या दे दिया गया था, टेंडर दे दिया गया था। तो उससे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जो जनता थी वहां की उनसे अनाप शनाप प्रकार से राजस्व उत्पन्न करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिससे जनता में क्या हो गया, अराजकता का माहौल बन गया। ठीक है, और बंगाल में एक भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो कई प्रकार की समस्याओं से बंगाल जूझने लगा और यहाँ निजामत के जो कार्य थे, क्योंकि नवाब कुछ कार्य कर नहीं पा रहा था, ठीक है ना, तो जीरो हो गए थे। तो यहाँ पर एक चीज हुई कि कंपनी के पास क्या आ गया, समझो अधिकार आ गए। क्या आ गए, अधिकार। ठीक है, अधिकार तो कंपनी को मिल गए और नवाब को क्या मिल गया, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व। तो दोस्तों ये चीज समझने वाली है, कंपनी को तो अधिकार मिले लेकिन उत्तरदायित्व नहीं मिला, क्योंकि उसका सिर्फ इतना ही था कि 53 लाख रुपए दे देना है, बाकी जितना भी, तो अधिकार तो थे लेकिन उत्तरदायित्व नहीं था। और यहां नवाब के पास उत्तरदायित्व थे लेकिन अधिकार नहीं थे, वो अपने मन की कुछ कोई भी काम नहीं कर सकता था। ठीक है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं अधिकार रहित उत्तरदायित्व और उत्तरदायित्व रहित अधिकार की परंपरा ही क्या थी, द्वैध शासन थी। ठीक है दोस्तों, तो ये कहा जा सकता है कि अगर देखिए जिनके पास अधिकार है और उनके पास उत्तरदायित्व नहीं रहेगा तो कुछ काम नहीं हो पाएगा, बल्कि बहुत गलत गलत काम होंगे, विकास के कार्य नहीं हो पाएंगे और जो भी कार्य होंगे वो अपने मनमर्जी के मुताबिक होंगे। तो जब भ्रष्टाचार, अराजकता, इतना सब कुछ फैल गया, ठीक है ना, तो इस पर जब 1765 ईस्वी में ये द्वैध शासन लगाया गया था, तो इसको 1772 ईस्वी में फिर हटाना पड़ा। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं और वो द्वैध शासन की क्या कर देते हैं, समाप्ति कर देते हैं दोस्तों। तो आपको पता लग गया है कि द्वैध शासन किस तरीके से बंगाल में लगाया गया। अब इससे रिलेटेड आने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं, सबसे पहले द्वैध शासन के प्रणेता कौन थे, तो वो थे आपके दोस्तों लियो कार्टिस। लियो कार्टिस द्वैध शासन के जो प्रणेता थे वो थे लियो कार्टिस थे, और इनकी एक पुस्तक थी उसका नाम था डायरकी। सॉरी, डायरकी। डायरकी का मतलब ही दोस्तों द्वैध शासन होता है। तो उन्होंने लियो कार्टिस की, जो रॉबर्ट क्लाइव था, क्योंकि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी, वो थे रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, और उन्होंने इनकी पुस्तक डायरकी को ही मद्देनजर रखते हुए बंगाल में क्या किया था, द्वैध शासन लगाया। तो यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि द्वैध शासन के प्रणेता यानी कि द्वैध शासन का जो सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था लियो कार्टिस ने, और बंगाल में स्थापित किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, और समाप्ति किसने की थी 1772 में, किसने की थी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स। तो दोस्तों आपने ये देखा कि किस तरीके से बंगाल में द्वैध शासन लगा और उसकी क्या हुई, समाप्ति हुई। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर लूट खसोट और भ्रष्टाचार का माहौल उत्पन्न किया। तो एक कॉर्नवालिस, एक बंगाल के गवर्नर होते हैं, तो जब वो वापस जाते हैं तो वो कहते हैं कि 1765 से 84 तक, 1784 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार रही उसके बराबर गद्दार, भ्रष्ट और करप्ट पार्टी की सरकार कहीं भी किसी भी सभ्य देश में आज तक उन्होंने नहीं देखी है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसमें साथ साथ आपको एक चीज बता देता हूं, जो रॉबर्ट क्लाइव थे ये बंगाल के पहले गवर्नर थे
और जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो बंगाल के अंतिम गवर्नर हुए। तो यहाँ पर से बहुत सारे प्रश्नों को मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की, साथ ही साथ मैंने आपको बंगाल में द्वैत शासन को भी समझा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।